हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस फॉर यूपीएससी एग्जाम। जैसा कि हम डेली न्यूज़पेपर की एनालिसिस करते हैं, जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूज़ होती हैं उनको हम यहाँ डिटेल्ड में एनालिसिस करते हैं, राइट। ये वीडियो सभी के लिए इंपॉर्टेंट होता है, वो चाहे कोई यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहा हो, प्री या मेंस की, या फिर एनडीए की प्रिपरेशन कर रहा हो, सीडीएस की प्रिपरेशन कर रहा हो, सीएपीएफ के लिए प्रिपरेशन कर रहा हो, या फिर अगर किसी की वनडे एग्जाम्स एसएससी बैंकिंग के भी एग्जाम्स होते हैं, वो भी यहाँ पे अपने करंट अफेयर्स तैयार करा देता है। मोस्टली यहाँ पे मैं कवर कर देता हूँ, बट हाँ, जो भी कुछ फैक्चुअल्स अपॉइंटमेंट्स वगैरह होते हैं, कुछ कमिटीज़ वगैरह होती हैं, उनको यहाँ पे मैं अभी नहीं कराता हूँ, ठीक है। खैर, मेरा नाम है लोकेश चौधरी, और कल जैसे मैंने वीडियो अपलोड नहीं की थी, तो कल की न्यूज़ और आज की न्यूज़ कंपाइल करके इसी एक वीडियो में मैं ये दे रहा हूँ, आज के इस वीडियो में। खैर, चलिए शुरू करते हैं। तो हाँ, तो अभी हम पहले देख लेते हैं कि न्यूज़ एट ए ग्लांस, मतलब कि आज के इस वीडियो में क्या क्या होने वाला है। एक ओवरव्यू ले सकते हैं, और आप अगर देखना चाहें तो आप स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। जो टॉपिक आपको पढ़ना है उस हिसाब से आप स्किप भी कर सकते हैं। तो पहली खबर होगी कि कोसोवो में, ये कल की न्यूज़ है, कोसोवो में जो भी प्रॉब्लम हुई है सर्बिया और कोसोवो के बीच में। उसके बाद मिनिस्ट्री की एक रिपोर्ट आई है कि 508 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हो गए हैं जो मैनुअल स्कैवेंजिंग फ्री होंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे, इस टॉपिक में हम जानेंगे कि मैनुअल स्कैवेंजिंग एक्चुअली होती क्या है। उसके बाद ईरान ने एक और मिसाइल लॉन्च कर दी है, अनवील कर दी है। उसमें कहा गया है कि वो 1400 किलोमीटर के डिस्टेंस कवर कर सकती है, देखेंगे। खैर, आज की ये तीन खबरें कल की थी, 7 तारीख की थी, राइट। आज की खबरों में है गवर्नमेंट हाइप्स खरीफ एमएसपी, खरीफ फसल की एमएसपी को इंक्रीज कर दिया है, देखेंगे इसमें। उसके बाद पांचवी खबर है कि ट्रांजिशन इन लो कार्बन सिटी, राइट। लो कार्बन सिटी ट्रांजिशन फेज के बारे में हम देखेंगे। उसके बाद मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट, ये जो केरला का अपना फाइबर नेटवर्क है उसके बारे में हम जानेंगे। उसके बाद जो भी हमारे इंडिया और यूएस के बीच रिलेशन चल रहे हैं उसके बारे में भी हम जानेंगे। और जैसा कि अभी हमने गवर्नमेंट की एमएसपी के बारे में बताया, तो वो जो एमएसपी इंक्रीज की है उससे हमारे इन्फ्लेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, आरबीआई ने क्या कहा है, उसके बारे में हम जानेंगे। खैर, लास्ट खबर है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, जिसमें एक साइंटिस्ट ने डिस्कवरी की है, उसके बारे में हम देखेंगे कि एक्चुअली में क्या है एक्सरे का और एटम का रिलेशन, राइट। तो हाँ, तो पहली खबर है कि ट्रबल इन कोसोवो अगेन। कोसोवो एक रीजन है, यूरोप में रीजन है, और सर्बिया से कट के ये बना है। अपने आप को ये क्या मानता है, एक ऑटोनोमस कंट्री मानता है, ऑटोनोमस स्टेट मानता है। उसके पास टेरिटरी है, उसके पास प्रेसिडेंट है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, ये अगर हम कोसोवो करें और ये है सर्बिया। 2008 में क्लासेस के बाद और मध्यस्थता के बाद, यूरोपियन यूनियन की मध्यस्थता के बाद, कोसोवो ने सर्बिया से अलग कर लिया, राइट। तो सर्बिया से अलग करने के बाद सर्बिया ये चाहता है कि सर्बिया के जैसे कि ताइवान और चाइना का सीन है, वैसा ही यहाँ पे सीन है कि सर्बिया ही ये इस कंट्री को, इस स्टेट को एक तरह से रेगुलेट करता है, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन देखता है, वहाँ के फॉरेन पॉलिसी को भी देखता है, और अपने आप को क्लेम करता है कि कोसोवो क्या है, एक इंटीग्रल पार्ट है किसका, सर्बिया का, राइट। तो अभी जो प्रॉब्लम हुई है कोसोवो में, अभी ये प्रॉब्लम हुई है कि इस एरिया में, नॉर्थ कोसोवो में, इस एरिया में सर्ब्स रहते हैं। सर्ब्स यानी कि सर्बियन कंट्री के लोग, राइट। सर्बियन जो भी वहां पे कंट्री है वो वहां के लोग, और इस एरिया में रहते हैं अल्बानियंस, राइट। यहाँ पे अल्बानियंस रहते हैं। तो अभी क्लैशेस इसलिए हुए हैं कि यहाँ पे यूएन पीस कीपिंग की फोर्सेस आई थी, करीब 700 सोल्जर्स आए थे, 700 सोल्जर्स आए थे, जिसमें इन दोनों में क्लैशेस हुए, अल्बानिस और सर्ब्स में। और इन क्लैशेस, ये क्लैशेस होने के बाद, कई लोग यहाँ पे मारे भी गए हैं, और कई लोगों के मारे जाने के बाद ईयू में, अब ईयू में सर्बिया और कोसोवो के जो प्रेसिडेंट हैं वो मिले हैं, और इसमें मध्यस्थता की है किसने, जर्मनी ने और फ्रांस ने, राइट। इन्होंने कहा कि ठीक है, आप लोगों ने झगड़ा कर लिया, बट आप लोग एक बार मध्यस्थता कर लीजिए। बट जो कोसोवो के प्रेसिडेंट है वो क्या थे, किस चीज में मिले थे, वो अंडर प्रेशर थे, राइट। उनके ऊपर काफी प्रेशर था, क्योंकि ये जो सर्बिया कंट्री है, इसके जो अगर हम बात करें तो सर्बिया काफी क्लोज है रसिया के।
रसिया कोसोवो को इंटीग्रल पार्ट मानता नहीं है, एज ए इंडिपेंडेंट कंट्री मानता नहीं है। और रसिया के साथ साथ हमारा इंडिया भी है, चाइना भी है। और कोसोवो को एज ए कंट्री मानने में अगर किसी का हाथ है तो वो है यूएस, नाटो अलायंस, राइट, यूरोपियन यूनियन के कुछ कंट्रीज क्या मानते हैं कि ये एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। और इंडिपेंडेंट कंट्री कब मानी जाती है, इंडिपेंडेंट स्टेट कब माना जाता है, जब आपके पास डेफिनिट टेरिटरी होती है, डेफिनिट टेरिटरी होती है, आपके पास डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, और एट द एंड आप किसी कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क पे काम करते हैं, अपने जो भी डेली वर्क है, जो भी काम है वो आप करते हैं। तो अगर ये आपके पास तीनों है, अगर ये आपके पास तीनों है तो आप क्या है, एक इंडिपेंडेंट कंट्री माने जाएंगे, आपको डिक्लेयर कर दिया जाएगा। बट इसको मानने वाली 99 कंट्रीज है, अराउंड 100 कंट्रीज है, और रेस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑलमोस्ट 84 कंट्रीज क्या है, नहीं मानने वाली हैं। तो अभी जो भी प्रॉब्लम हो रही है उनमें माना यह जा रहा है कि बहरहाल ये एक तरह से कहीं ना कहीं एक यूक्रेन बनता हुआ नजर आ रहा है। जैसे कि यूक्रेन बनता हुआ नजर आ रहा था, रशिया ने कहा कि ये इंटीरियर पार्ट है, उसने कहा कि नहीं, यूरोप ने नाटो अलायंस ने कहा कि तुम हमारे साथ आ जाओ, रशिया ने कहा कि नहीं, तुम क्यों जाओगे, तुम मेरे साथ हो, राइट। तो ये क्लैशेस देखने को नजर आ रहे हैं। बहरहाल अभी इनका इतिहास काफी पुराना रहा है, और जब से इनका इतिहास शुरू हुआ है तब से लेकर आज तक अभी तक डिस्प्यूट्स, क्लैशेस चलते ही रह रहे हैं, राइट। बट अगर हम माने तो सर्बिया का ही ये पार्ट है कोसोवो, ये सर्बिया का ही ये पार्ट है कोसोवो, जिसमें की प्रॉब्लम हुई है। खैर, आप इस मैप में देख सकते हैं, ये जो मैप है इसमें आप देख सकते हैं, ये रहा कोसोवो, ये रहा सर्बिया, राइट, ये रहा सर्बिया, ये रहा कोसोवो। तो ये जो येलो ऑरेंज कलर से ये दिख रहा है, ये सर्ब्स रहते हैं यहाँ पे, यानी कि जो सर्बियन कम्युनिटी के लोग हैं, सर्बियन देश के, सर्बिया में जो उनके यहाँ के क्या कह सकते हैं, जो रेजिडेंट्स हैं, वहाँ के जो मूल निवासी है, वो यहाँ पे इस एरिया में रहते हैं। तो ये वाला एरिया किसको फेवर करता है, ये वाला एरिया फेवर करता है सर्बिया को, राइट। पिछले सालों में हुआ ये कि कोसोवो ने कहा कि अगर आप इस एरिया में रह रहे हैं तो आप यहाँ के नंबर प्लेट सर्बिया के यूज करिए, और जैसे ही आप कोसोवो की टेरिटरी में आ रहे हैं आप यहाँ पे दूसरा नंबर प्लेट यूज करिए। और बाद में ये प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई कि जो भी एंट्रेंस थे कोसोवो और सर्बिया के बीच में, और जो भी रास्ते थे उसको क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया, राइट। प्रोटेस्टर्स ने बंद कर दिया, क्यों, क्योंकि कहा कि हम ये कैसे कर सकते हैं, हम रहते हैं यहाँ पे हैं। तो वहां के लोग टैक्स भी नहीं देते हैं, इस एरिया के लोग टैक्स भी नहीं देते हैं, इस एरिया के लोग कोसोवो को टैक्स नहीं देते हैं। सर्बिया पीपल इनके लिए फंड जारी करती है, इनके लिए बजट ले आती है, और यहाँ के वेलफेयर के लिए सर्बिया की गवर्नमेंट अपने आप को बहुत ही हेल्पफुल बनाती है यहाँ पे, ठीक है। तो ये है सर्बिया, और आप देख सकते हैं कि ये मैप में सर्बिया का इधर पड़ता है, ये सर्बिया, और इधर नॉर्थ मैसेडोनिया, राइट। तो ये है। खैर, ये उतना इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है क्योंकि ये वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट है, राइट, ये वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट है। इसमें से सिर्फ ये आ सकता है कि इसकी लोकेशन, राइट, कि कोसोवो के आसपास कौन कौन सी कंट्रीज हैं, यानी कि अल्बानिया है, मैसेडोनिया है, नॉर्थ मैसेडोनिया है, और इधर सर्बिया है, राइट। या फिर सर्बिया की लोकेशन आ सकती है, राइट, ये आ सकता है। बाकी इसमें क्लासेस के बारे में अगर हम बात करें तो इससे ज्यादा नहीं आएगा किसी भी एग्जाम में। हाँ, ये सिर्फ लोकेशन ही सिर्फ आएगी, राइट। तो सर्बिया के एरिया वाला जितने मैप हैं, अल्बानिया हुआ, नॉर्थ मैसेडोनिया हुआ, मॉन्टेनिग्रो हुआ, इसको आप देख सकते हैं मैप में, एटलस में, राइट। एनीवेज, खैर चलते हैं अगली खबर पे। अगली खबर है काफी इंपॉर्टेंट है। पहले मैनुअल स्कैवेंजिंग मिनिस्ट्री रिपोर्ट आई है कि 508 कंट्रीज, 508 डिस्ट्रिक्ट्स इन आवर कंट्री आर फ्री फ्रॉम मैनुअल स्कैवेंजिंग। मैनुअल स्कैवेंजिंग की अगर हम बात करें तो ये होता क्या है, जैसे कि आप देखते होंगे कि आए दिनों पहले, खैर अब तो बहुत कम न्यूज आ रही है, पहले क्या होता था कि कोई सेफ्टिक टैंक साफ करते हुए, नाला साफ करते हुए क्या होता है, लोग मर जाते थे, राइट। अभी ज्यादा दिन की बात नहीं है, अभी पिछले साल की आप रिपोर्ट देखेंगे तो वहां पे क्या होता था कि लोग क्या होता था, मर जाते थे। क्यों? सफोकेशन के कारण,
डिजीज के कारण, क्योंकि बहुत सारे बैक्टीरियाज वगैरह, वो तो एटलीस्ट वो तो वेस्ट ही है, ह्यूमन वेस्ट है और मैनुअल वेस्ट है, राइट। तो सरकार ने कहा कि ठीक है, इससे डेथ्स हो रही हैं और ये काम है नहीं कि आप नाले में घुस के अपने आप को पूरा डुबो के फिर साफ करें। तो सरकार ने कहा कि इसे क्या करना चाहिए, टेक्नोलॉजी बेस्ड कर देना चाहिए और मैनुअल के जगह हम मशीन का यूज करें साफ सफाई करने के लिए। तो इसको कहते हैं मैनुअल स्कैवेंजिंग। मतलब कि आप अगर साफ सफाई सेफ्टी टैंक की, नाले की अगर ह्यूमन खुद कर रहा है, अपने हाथों से कर रहा है, उसे कहते हैं मैनुअल स्कैवेंजिंग। ये बहुत ही बड़ा पार्ट है किसका, इंडियन सोसाइटी का। अगर हम बात करें इंडियन सोसाइटी का, अगर हम एंशिएंट इंडिया में देखें तो मैनुअल स्कैवेंजिंग बहुत लार्ज लेवल पे थी। क्यों? क्योंकि जो भी लोअर क्लास के पीपल थे, लोअर क्लास के जो भी पीपल थे, वो अपर क्लास के सेफ्टी टैंक वगैरह, उनकी साफ सफाई वगैरह करते थे, उनका देखभाल करते थे, जिसकी वजह से वो इनको छुआछूत अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस होती थी, राइट। इंडियन सोसाइटी में ये चला आ रहा था कहीं ना कहीं। अगर हम बात करें मॉडर्न इंडिया में, मॉडर्न इंडिया में भी किस बेसिस पे हो रहे थे? क्यों? इनके पास कोई जॉब नहीं होती थी, ये फिक्स जॉब नहीं होती थी। ये इनको, अगर हम बात करेंगे तो अपर क्लास के पीपल ऐसे इनको ट्रीट करते थे कि जस्ट दे आर द वेस्ट, राइट। तो ये अपने इंडियन सोसाइटी में चला आ रहा है। बट ये आप अगर इंडियन सोसाइटी का पार्ट पढ़ेंगे, हमारे सिलेबस में है इंडियन सोसाइटी में, उसमें ये मैनुअल स्कैवेंजिंग का पार्ट पढ़ाया जाता है। एनीवेज, तो मिनिस्ट्री की रिपोर्ट का कहना यह है कि हमारे जिलों में, हमारे देश में अगर 766 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिसमें से 508 डिस्ट्रिक्ट्स में क्या है, मैनुअल स्कैवेंजिंग फ्री हो गई है। हाँ, और बाकी के जो डेटा हैं, बाकी की जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनमें डेटा इसलिए नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि वहाँ की जो म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं, वहाँ की जो स्टेट है, स्टेक होल्डर हैं, वो अभी तक अपने डेटा प्रोवाइड नहीं कर पाए हैं, ठीक है। और ये डेटा प्रोवाइड कौन कर रहा है? जो लोकल लेवल पे है, पंचायत हो गई, अर्बन सोसाइटीज हो गई, म्यूनिसपैलिटीज हो गई, अर्बन म्यूनिसपैलिटीज हो गई, अर्बन लोकल बॉडीज हो गई, इनका ये कहना है और मिनिस्ट्री का कहना है कि ये है। बट आने वाले दिनों में बहुत ही अच्छे तरीके से इसको बहुत ही, मैं तो खुश हूँ कि ऐसा अगर डेटा है, अगर ग्राउंड लेवल पे ऐसा है, तो ये काफ़ी अच्छे काबिल तारीफ है। एनीवेज, बट अगर ये मैनुअल स्कैवेंजिंग जो कर रहे थे, यानी कि जो साफ सफाई कर रहे थे, उनका अब क्या, कहने तो इसका मतलब उनकी तो जॉब चली गई एक तरह से हम देखें तो। बट नहीं है, उनके लिए सरकार ने क्या किया है कि उनको सरकार पैसे दे रही है, राइट, 40,000 रुपए। उसके बाद और एडिशनल लोन्स भी दे रही है, लोन्स प्रोवाइड करा रही है, सब्सिडीज दे रही है। क्यों? क्योंकि आप इनको नए जॉब, कोई बिजनेस खड़ा कर सके, या फिर अगर कोई काम करना चाहें जिसमें इनकी स्किल्स है, उनको डेवलप करने के लिए भी सरकार ने कई सारे इंस्टीट्यूशंस का सहारा लिया है और इनको स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम के तहत इनको स्किल डेवलपमेंट कराया जा रहा है। बहरहाल, इनको होम्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, इनको स्टिपेंड प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। और हाँ, ये जो रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम है, रिहैबिलिटेशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स जो प्रोग्राम है, उसको ऐड कर दिया गया है नमस्ते स्कीम से। नमस्ते स्कीम के तहत ऐड कर दिया गया है कि यानी कि जो रिहैबिलिटेशन का प्रोग्राम है किसका, मैनुअल स्कैवेंजर्स का, उनको अब नमस्ते स्कीम के तहत क्या किया जाएगा, उनको प्रेरणा दी जाएगी, यानी कि उनको फायदा मिलेगा, ठीक है। खैर, चलते हैं अगली खबर पे। अगली खबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है और वर्ल्ड पॉलिटिक्स में तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि कुछ और हम ढूंढ रहे थे और आ गया, कुछ निकल गया कुछ और, राइट। सिलेबस हम कहीं और पढ़ रहे थे कि हाँ ये आएगा जैसे यूपीएससी ने किया। बट हाँ, अभी ईरान ने, मिडिल ईस्ट की एक कंट्री है ईरान में, जब से न्यूक्लियर पावर का इन पे बैन लगाया गया है यूएस के द्वारा, तब से ये बेचैन हो गए हैं एक तरह से, राइट। बट कोशिश जारी है। सऊदी अरेबिया ने काफ़ी अच्छी मदद करी थी लास्ट मंथ, जिसमें यूएसए के जो एक डेलीगेट थे वो ईरान में मिलने आए थे और चाह रहे थे कि जो भी हमारे क्लैसेस हैं, डिस्प्यूट्स हैं, उनको हम रिजॉल्व करें और हम एक बायलैटरल रिलेशनशिप स्टार्ट करें। खैर, तो ईरान ने एक हाइपरसोनिक मिसाइल अनवील किया है। उसमें यह बताया गया है कि जो साउंड की स्पीड से 14 टाइम्स, राइट, 14 टाइम्स एग्जैक्टली, कि साउंड के स्पीड से हम 15 टाइम्स ज़्यादा उस स्पीड से चलने वाली एक मिसाइल को हमने डेवलप किया है और उस मिसाइल का नाम है फट्टाह, राइट। ये यानी कि फतेह, राइट, कन्क्वेरर,
एक्वेरर। तो ये नाम है, ये नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछने के बहुत ज्यादा चांस है। हाँ, सीडीएस के एग्जाम्स जो आने वाले हैं, सीएपीएफ के एग्जाम्स जो आने वाले हैं, इनफैक्ट इसमें ये पूछा जा सकता है स्टेटमेंट वाइज की फत्ताह इज हाइपरसोनिक मिसाइल, राइट, पहला ऑप्शन, पहला स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट डेवलप्ड बाय ईरान, राइट। उसके बाद अगर हम बात करें, इट इज ए हाइपरसोनिक मिसाइल, सोनिक मिसाइल कर सकते, सोनिक मिसाइल, राइट। तो कौन से स्टेटमेंट सही है, पहला और दूसरा, तीसरा नहीं है, क्योंकि ये क्या है, हाइपरसोनिक है, राइट। ये देखने वाली बात है। और इसकी डिस्टेंस कितनी होने वाली है, 1400 किलोमीटर, दैट कैन कवर 1400 किलोमीटर एट अ वाइल, ठीक है। तो ये है, ये थी आज कल की खबर। ये जितनी अभी मैंने करीब 3 खबर पढ़ी है हमने, एक कोसोवो का पढ़ा, फिर उसके बाद मैनुअल स्कैवेंजिंग पढ़ा, और ये ईरान का फतह हाइपरसोनिक। ये खबरें कब की थी, कल की थी, 3 जून की। आज की खबर को अब शुरुआत करते हैं। आज की खबर काफ़ी अच्छी है, और अब खरीफ की सीजन आने वाला है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया है कि गवर्नमेंट हाइफ खरीफ एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो खरीफ फसलों के लिए है उनमें बढ़ोतरी कर दी है, करीब करीब 17 खरीफ फसलों के लिए इसने एक नए एमएसपी लॉन्च की है, जिसमें करीब 2183 रुपए पर क्विंटल किसके लिए दाम तय किया गया है, ये दाम तय किया गया है पैडी के लिए, धान के लिए, जो कि 143 रुपए ज्यादा है लास्ट ईयर से, ठीक है, ठीक है। तो फार्मर्स का कहना यह है कि आपने इतना कम क्यों किया, राइट, आपने अगर बढ़ोतरी की है तो हम इतने से क्या कर पाएंगे, इसमें तो हमारी लागत भी नहीं निकल पाएगी, ठीक है। ये फार्मर्स का कहना है, और फार्मर्स कह रहे थे कि आप और बढ़ाइए, बट गवर्नमेंट ने कहा कि हमने जो भी, अगर हम बात करें तो हम 60% तक लागत, जो 60%, इनफैक्ट 40% हम ज़्यादा दे रहे हैं लागत के अनुसार, ठीक है, ये सरकार का कहना है। एनीवेज, आने वाले दिनों में देखते हैं कि जब, अब तो खरीफ की फसल बोनी शुरू भी हो गई है कई स्टेट्स में, धान के बीए वगैरह लगाना, जो भी ट्रांसप्लांटेशन होता है, इसका ट्रांसप्लांटेशन होता है, रिप्लांटेशन होता है, तो वो अब सीड्स लगाना शुरू हो गए हैं कई स्टेट्स में। इवन हमारी तरफ अगर यूपी की बात करें तो धान के जो सीड्स होते हैं वो उनको बोना अब शुरू कर दिया गया है, ठीक है। तो ये थी पहली खबर। अब चलते हैं दूसरी खबर पे। ये काफ़ी ही बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, और इनफैक्ट हम इसको बहुत ही बारीकी से जानते भी हैं। ऐसा नहीं है कि हम कार्बन के बारे में नहीं जानते, कार्बन सिटी के बारे में नहीं जानते, राइट, या फिर हम अपने सिटी को कार्बन आउट नहीं करना चाहते हैं, हम सब जानते हैं, क्लाइमेट चेंज हम सब जानते हैं। तो इसमें मुद्दा ये है कि एक कॉन्सेप्ट है सेक्टर कपलिंग अप्रोच, राइट, सेक्टर कपलिंग अप्रोच। इस अप्रोच के बारे में अगर हम जानें तो करना ये है कि इसका मतलब ये होता है कि सेक्टर कपलिंग अप्रोच ये होता है कि किसी भी सिटी में, मान लीजिए कि ये पर्टिकुलर सिटी है, इस सिटी में कार्बन डाइऑक्साइड को कम कर देना या फिर 0 तक ले आना, और जो भी इसको मिटिगेशन और एडॉप्शन ऑप्शंस को अवेलेबल करना मल्टीपल सेक्टर्स में, ये कहलाता है सेक्टर कपलिंग अप्रोच, राइट। खैर, इसके आगे चलते हैं कि ये होता क्या है एक्चुअल में। ये एक शहर है, इसमें क्या करना है कि हमें CO2 को कम करना है और या फिर 0 तक ले आना है, जिससे कि जो शहर बगल में, मान लीजिए कि ये शहर है, ये भी है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा है, यहाँ से बहुत ज़्यादा रिलीज हो रहा है और यहाँ पे कम हो रहा है, तो ये जो हवा में फैल के इधर भी जाएगा, तो यानी कि इसकी वजह से इस शहर की गुणवत्ता, जो एयर क्वालिटी है, वो खराब हो रही है, राइट। तो लो कार्बन सिटी का मतलब ये होता है कि इस सिटी में कार्बन को कम कर देना, जिससे कि कम से कम एटलीस्ट ये अच्छी हवा है यहाँ की, इसको ये खराब ना हो, ठीक है। तो कई सारे इसमें मेजर्स इफेक्ट भी हैं, इनफैक्ट आप जानते हैं बहुत सारे स्टेप्स उठाए जा सकते हैं, इनफैक्ट आपको याद भी है कि यानी कि फॉसिल फ्यूल्स को कम कर देना, राइट, रिन्यूएबल एनर्जी पे डिपेंड होना, राइट।
उसके बाद एक और करना कार्बन कैप्चर एंड स्टोर, यानी कि जैसे हम कार्बन को कैप्चर कर लिया, फिर उसको स्टोर कर लिया और कहीं दूसरी जगह जैसे सी में करते हैं। एक कॉन्सेप्ट होता है जिसमें हम समुद्र में ले जाके कार्बन को डाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल, CDR, और ये CCS, इसको हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, जिससे कि कार्बन की किसी भी सिटी को लो कार्बन सिटी हम बना सके, ठीक है। इसका मतलब एक और होता है, अगर हम बात करें कि हमने मान लिया कि हमने किसी सिटी को बना दिया, किसी सिटी को हमने लो कार्बन सिटी बना दिया, बट उसका इफेक्ट भी है। ये हमने सारे मेजर्स उठा लिए, बट उसका इफेक्ट भी है। जैसे अगर हम बात करें कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो अभी लेस डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जैसे नाइजीरिया हुआ, अर्जेंटीना हुआ, अल्जीरिया हुआ, तो इनका काम क्या है कि ये रिन्यूएबल एनर्जी को ही बेचते, सॉरी, ये फॉसिल फ्यूल्स को ही बेचते हैं, राइट, फॉसिल फ्यूल्स को ही बेचते हैं, जिससे कि उनकी GDP में बहुत ज़्यादा हिस्सा किससे जाता है, इससे आता है। तो अगर मान लीजिए कि हमने उस कंट्री में, उस स्टेट में, उस सिटी में फॉसिल फ्यूल को बंद कर दिया, तो उसकी कंट्री की इकोनॉमी तो डिवास्टेटेड हो जाएगी। तो ये एक मेजर देखना जरूरी है कि अगर हमें किसी भी चीज को लेना है तो उसका हमें अल्टरनेटिव खोजना पड़ेगा, राइट। हमें अल्टरनेटिव ढूंढना होगा। मान लीजिए कि अगर हमें प्लास्टिक बैन करना है, तो हमारे पास अल्टरनेटिव क्या है, राइट, जो इजीली एक्सेसिबल है। अगर इजीली एक्सेसिबल है पॉलीथीन की, प्लास्टिक के जैसे, उसको अडॉप्ट कर लेंगे। गवर्नमेंट ने हमारी बहुत ज़्यादा कई सालों से इनफैक्ट कोशिश की कि हम सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर दे, बैन भी हुई, बट अल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं है। हम पेपर के पैकेट में या फिर पेपर के पैकेट में हम सब्जियां नहीं निकाल सकते, नहीं ढो सकते हैं, राइट। तो हमारे पास अल्टरनेटिव नहीं है, जिसकी वजह से बैन नहीं हो पा रहा है। अगर हमें CO2 बैन करना है तो हमारे पास अल्टरनेटिव होना चाहिए, राइट। हमारे पास अगर फॉसिल फ्यूल्स नहीं है, फॉसिल फ्यूल्स को हमने बैन कर दिया, ठीक है, बट अल्टरनेटिव क्या है जो कि इजीली एक्सेसिबल हो, राइट। हमने EV बना दिया, राइट, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स बना दिए, बट अभी भी हमारे देश में चार्जिंग पॉइंट नहीं है। चार्जिंग पॉइंट अगर हम बात करें कि डिमांड के अनुसार नहीं है, और इनफैक्ट EV पे लोग बहुत कम डिपेंड हो रहे हैं, बहुत ही कम जा रहे हैं, डिस्पाइट ऑफ मेनी सब्सिडीज एंड प्रोग्राम्स लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ व्हीकल्स, राइट, ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्ट्री के द्वारा सब्सिडीज दी जाती हैं, बट वो भी नहीं हो पा रहा है, राइट। तो हमें कहीं ना कहीं अगर लो कार्बन सिटी बनानी है या फिर कुछ भी बनाना है जो कि क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, उस पे हमें अल्टरनेटिव देना होगा, राइट। और प्रोडक्शन जो भी हो रहे हैं उसको ऐसे चेन में ले आना है कि या फिर हम उस कार्बन डाइऑक्साइड को दोबारा यूज कर सके, या फिर उसे ऐसी जगह स्टोर कर सके जो कि एनवायरनमेंट में ना जाए, राइट। अभी एक डेटा दिया गया है, इसमें फर्स्ट लाइन में ही डेटा दिया गया है, अराउंड 29 मिलियन टन्स हमने क्या किया है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा है, किसमें, 2020 में, राइट। तो ये जो ट्रांजिशन है, ये जो हम कैसे कर सकते हैं, हमारे पास आता तो सब कुछ है कि हाँ हम बैन कर देंगे, रिन्यूएबल एनर्जी कर देंगे, इलेक्ट्रिफिकेशन कर देंगे, बट इलेक्ट्रिफिकेशन हमारे यहाँ अभी रिन्यूएबल सोर्सेज से नहीं आते हैं। अभी भी हमारे यहाँ विंड एनर्जी से काफ़ी अच्छे बिजली नहीं उत्पाद करते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी हम नहीं करते हैं, थर्मल एनर्जी नहीं करते हैं। हम यहाँ अपने यहाँ बहुत ही ज़्यादा मात्रा में किससे बिजली प्रोड्यूस करते हैं, और कोयला से, राइट। कोयला इज ए फॉसिल फ्यूल, तो कहाँ से हम अचीव कर पाएंगे, कहीं ना कहीं कोयला तो जल रहा है, कहीं ना कहीं कोयला तो जल रहा है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, राइट। तो सरकार को या फिर कोई भी हो, इनफैक्ट हमें भी ऐसे देखना चाहिए, हमें भी क्लाइमेट चेंज में मदद लेनी चाहिए, और इनफैक्ट हर एक दिन पेपर में या फिर कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में कहीं ना कहीं एक आर्टिकल ऐसा दिख जाता है जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड हो। इनफैक्ट बहुत सारे सोशल क्या कह सकते हैं एक्टिविस्ट हैं
क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं जो कि प्रदर्शन कर रहे हैं, वीक ऑफ कर रहे हैं। हमारे इंडिया की हैं लिसी प्रिया कांजूगम, मणिपुर की, आई थिंक मणिपुर या मेघालय की है, वो प्रोटेस्ट करती हैं। एक लंदन की है सोफिया की, यानी उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रोग्राम किया था यूएन में, वो भी हैं। तो हमारे पास ऑप्शन है कि हमें सब पता है कि हमें क्या करना चाहिए, बट उसका हम अल्टरनेटिव नहीं दे पाते हैं, जिसकी वजह से हमारे प्रोग्राम्स फेल हो जाते हैं, राइट। खैर, इस पे बहुत बातें हो गई। खैर, चलते हैं अगली खबर पे। अगली खबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट हर एक देश को, सॉरी, हर एक स्टेट को, इंडियन स्टेट को अप्लाई कर देना चाहिए स्टेट को। अभी केरला में क्या हुआ है कि केरला की गवर्नमेंट ने, केरला की सरकार ने एक वहाँ के लोगों के लिए ऑप्टिक फाइबर का इनिशिएटिव शुरू किया है, जिससे कि बीपीएल परिवारों को फ्री में इंटरनेट प्रोवाइड किया जाएगा, वो भी फाइबर के द्वारा, और उसमें मिनिमम स्पीड 15 MB पर सेकेंड दी जाएगी। ठीक है, तो ये इनिशिएटिव आया कहाँ से? इनफैक्ट ये केरला काफ़ी दूर तक कैसे सोच पाया? इसके पहले केरला ने बहुत सारे अपने बेस को तैयार किया था। जैसे कि हम बात करें कि अभी 2019 से पहले 2020 में इसने अप्लाई किया था, राइट। तो 2020 में इसने कहा था कि हम ऑप्टिकल फाइबर से प्रोवाइड कराएंगे डेटा। तो अब बट ये शुरू हो गया है, काम हो गया 2 साल। तो ये आया कहाँ से? तो यूनाइटेड नेशन में, कोविड से पहले यूनाइटेड नेशन में ये कहा गया था कि राइट टू इंटरनेट, एक तरह से कॉन्सेप्ट आया था, राइट टू इंटरनेट, यानी कि लोगों के पास इंटरनेट का अधिकार होना चाहिए। और हमें गवर्नमेंट ये है कि गवर्नमेंट प्रोवाइड कराए इंटरनेट, जिससे लोगों की ज़िंदगी थोड़ी सी आसान हो। और आजकल के साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जनरेशन में, टेक्नोलॉजी की जनरेशन में कहीं लोग पीछे न रह जाएं। तो अगर हम केरला की बात करें तो केरला ने बहुत सारे कदम उठाए हैं। पहले तो इसने क्या किया, पहले इसने डिजिटलाइजेशन का प्रोग्राम लाया, राइट, कि इसने सारे गवर्नमेंट ऑफिसेस को, जो भी प्रीमाइसेस थे, गवर्नमेंट प्रीमाइसेस, उन सबको डिजिटल कर दिया, पेपरलेस इकोनॉमी कर दिया, पेपरलेस इकोनॉमी हो गई। उसके बाद सरकार ने इसमें सरकार ने इन्वेस्टमेंट लाया, सरकार ने फंड जारी किए अपने बजट से, और करीब 1583 करोड़ रुपए इसने क्या किए, बजट ले आए। किसके लिए? ऑप्टिकल फाइबर के लिए, राइट। तो इसका फुल फॉर्म है केरला फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क, राइट। इसमें सरकार की 2 कंपनियां हैं, केरला गवर्नमेंट की 2 कंपनियां हैं जो इसे रेगुलेट कर रही हैं। पहली है केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, राइट, और दूसरी कंपनी है केरला स्टेट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, राइट। इन दोनों कंपनियों ने मिलके क्या तैयार किया है? केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क, राइट। ये इलेक्ट्रिसिटी का क्या मतलब है कि इलेक्ट्रिसिटी के बोर्ड ने ये क्या सहायता की है कि जो भी वायर बिछाने में जो भी वायर बिछाने में जो भी सहायता चाहिए थी, वो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने दिए हैं, राइट। और इसने टेक्नोलॉजी दी है, तो आने वाले दिनों में अब प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और इनफैक्ट रिमोटेस्ट एरिया में भी फाइबर पहुंच चुका है, ठीक है। करीब 1.5 GB डेटा मिलेगा। उसके बाद इसमें प्लान्स भी आएंगे। और हाँ, जो भी पंचायत हैं उनको कनेक्ट किया जाएगा इसी ऑप्टिकल फाइबर नेट से, ठीक है। ये वहाँ की गवर्नमेंट ने कहना है, और ये बहुत ही अच्छा कदम है। और ये एग्जाम में पूछा ही जाएगा कि कौन सा स्टेट अभी ऐसा फर्स्ट स्टेट बना है जो ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क प्रोवाइड करने वाला इंडिया का पहला स्टेट है, तो वो है केरला, राइट। अगर डिजिटल की बात करें तो डिजिटल से कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो होता है पहले नंबर पे केरला। आप आंख मूंद के लगा सकते हैं, हाँ, मोस्ट ऑफ द केसेस है, बट कभी कभी एनीवेज हो सकता है। खैर, चलते हैं अगली खबर पे। अगली खबर है इंडिया यूएस रिव्यू एक्सपोर्ट कंट्रोल रेगुलेशन। अभी हमारे अगले वीक शायद मोदी जी जाने वाले हैं, कहाँ पे? यूएस में जाने वाले हैं। वहाँ पे मीटिंग होगी, मुलाकात करेंगे, और इनका ट्रिप 2 दिन का रहने वाला है। काफ़ी अहम मीटिंग होगी, क्योंकि अगर हम मोदी जी की बात करें या फिर इंडिया की बात करें तो इंडिया किसके साथ है, किसका दोस्त है? रसिया का। और वहीं
यूएस और रसिया में 1% भी बनती नहीं है। ठीक है, तो इंडिया और यूएस किस पे बात करेंगे कि एक्सपोर्ट कंट्रोल रेगुलेशन, यानी कि कोई भी सामान जो इंडिया है और जो यूएस है, यूएस सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है किसके लिए, इंडिया के लिए, और इंडिया बहुत सारे अपना सबसे लार्जेस्ट जो इंपोर्टर कंट्री है वो कौन है, जिससे हम ज़्यादा सामान इंपोर्ट करते हैं वो है यूएस, राइट, पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे चाइना। तो बहुत ही अहम मुद्दा होने वाला है क्योंकि अभी ऑनगोइंग रशिया यूक्रेन का मामला चल रहा है, और बिसाइड कई सारे सैंक्शंस के बाद यूएस ने सैंक्शंस लगाए थे रशिया पे, ऑयल पे, सबसे ज़्यादा ऑयल पे लगाए थे, नेचुरल गैसेस पे लगाए थे, बट हमारे इंडिया ने नहीं माना और हम यहाँ से ऑयल खरीदते रहे। तो यूएस कहीं ना कहीं ऐसा है कि परेशान है कि यार मैंने कहा तुम माने नहीं, तो मोदी जी जाएंगे तो इस बारे में बात होगी, ठीक है। और हमारे कंट्री में तो चल ही रहा है और यूएस के कंट्री में तो चल ही रहा है कि ये दोनों बस हाँ बायलैटरल ट्रेड है, हमारा बायलैटरल रिलेशनशिप है, उसको निभा रहे हैं। तो ये देखने वाली बात होगी कि एक्चुअल में होता क्या है और कौन कौन से हमारे रिश्ते जो होते हैं वो किस हद तक जाते हैं। और खैर अभी तो हमारे यहाँ रिश्ते बहुत अच्छे हैं, और वहाँ पे मोदी जी जाएंगे तो बात ये करेंगे कि हमारा जो एक्सपोर्ट है उस पर टेक्नोलॉजी पे बात करेंगे, और हम वहाँ से क्या खरीदने वाले हैं डिफेंस में। अभी हमने कल पढ़ा था डिफेंस में वहाँ पे एक हमारी डील होने वाली है, एक हम इंजन खरीदने वाले हैं, राइट, इंजन खरीदने वाले हैं, आई थिंक GB137, राइट, सॉरी GE1414, ये हम इंजन खरीदने वाले हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बात होगी, बायोटेक्नोलॉजी पे बात होगी, यानी कि मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे जो बातचीत होगी वो बहुत ही टेक्नोलॉजी होगी, बहुत ही मॉडर्न बेसिस पे होगी, मॉडर्न चीज़ों पे बेस्ड होगी, ठीक है। तो ये होने वाला है। खैर आने वाले दिनों में देखते हैं कि क्या मोदी जी आएंगे तो क्या होगा। खैर पहली खबर जो हमने पढ़ी थी आज की एमएसपी वाली, उसके साथ हम एक लिंक करते हैं अभी इन्फ्लेशन, राइट, ये इकोनॉमी के पेज में था तो इसीलिए मैंने इसको इधर रखा है, राइट, यानी नहीं तो इसको मैं फर्स्ट वाले टॉपिक के साथ पढ़ा देता, बट इकोनॉमी से रिलेटेड ये इसलिए है ताकि अगर हम बात करें कि इसकी अगर हम हेडलाइन पढ़ें तो क्रॉप शॉर्टेजेज कुड एक्सरबेट इन्फ्लेशन फॉलोइंग एमएसपी क्राइस इंक्रीज। एग्जासरबेट का मतलब ये होता है कि खराब करना, यानी कि खराब करना, जो हमने प्लानिंग किया था वो खराब हो जाएगी। तो अगर मान लीजिए कि खरीफ की क्रॉप है, हम लगाने जा रहे हैं, खरीफ पे एमएसपी हमने दे दी, खरीफ की क्रॉप है, अगर पिछले साल के कंपैरिजन से अगर इस साल कम हुई तब इन्फ्लेशन आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमारे यहाँ इन्फ्लेशन 5.6% है। अगर ये कम हो गई पैदावार तो इन्फ्लेशन आ जाएगा, ठीक है, वो डिपेंड करेगा। और कल अभी तो हमने कल की डेट में सरकार ने तो एमएसपी लागू कर दिया, बट आज की जो दिन है, आज के दिन पे आरबीआई की जो बैठक होने वाली है, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की जो बैठक होने वाली है वो हर 2 महीने पे होती है। तो वहाँ पे रेगुलेट करते हैं इन्फ्लेशन, रेगुलेट करते हैं रेपो रेट वगैरह, SLR, CRR वगैरह वगैरह जो भी डेटा होते हैं उनको हम रेगुलेट करते हैं, क्या, मार्केट को देखते हुए। तो आरबीआई का कहना यह है कि ये अगर इन्फ्लेशन आ जाएगा तो हमारे लिए बहुत ही परेशानी का सबब बन जाएगा, यानी कि 5% से ऊपर चला जाएगा इन्फ्लेशन, ठीक है। तो इन्फ्लेशन के कई सारे रीजंस भी हैं, राइट, बढ़ाने को तो बढ़ा देंगे, बट हाँ मार्केट में कई सारे रीजंस भी होते हैं, ठीक है। खैर चलते हैं अगली खबर पे। अगली खबर है, हमारे साइंटिस्ट लोग बहुत ही अच्छा काम किए हैं, इनफैक्ट मैं इतना सोच भी नहीं सकता था बिकॉज आई एम ए नॉन साइंस स्टूडेंट। एनीवेज आपको समझ आ जाएगा। खैर मैंने थियरी पार्ट समझ ली है तो उसको समझाने के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी अगर हम बात करें एरिजोना नेशनल लेबोरेटरी जो इलिनॉइस में है, वहाँ के साइंटिस्ट ने क्या किया है कि एक सिंगल एटम पे, मान लीजिए ये एटम है, इस सिंगल एटम पे एक्सरे डाला गया है, राइट, इसको एक्सरे करके देखते हैं इसमें क्या है, ठीक है। यानी कि सिंगल एटम पे इसमें पे एक्सरे किया गया है, इसको माइक्रोस्कोप के अंदर रखा गया था। अभी ऐसा तो दिखेगा नहीं, माइक्रोस्कोप के अंदर रख के इस पे एक्सपेरिमेंट किए गए कि एक्चुअल में इसमें होता क्या है।
और इसमें जो लिया गया जो इसमें दो एलिमेंट्स के एटम लिए गए, एक था आयरन नॉर्मल और एक था टर्बियम, ये रेयर अर्थ मेटल है, इसको लिया गया और इस पे एक्सपेरिमेंट किए गए। और हाँ, एक्सपेरिमेंट ऐसे नहीं किए गए कि सिर्फ एक एटम, करीब करीब 1 लाख एटम लिए गए, जो कि उनके साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग कहना था कि अगर हम 1 लाख एटम कम से कम होते हैं जो किसी एलिमेंट को फॉर्म करने में मदद करते हैं, राइट, यानी कि मिनिमम 1 लाख एटम होना चाहिए तभी वो मेटल कहलाएगा, तो उनका कहना था। तो उस पे क्या था कि पेन, ये एक पेन है, ये पेन की टिप पे लगा के, ये पेन की टिप पे एटम लगा के और इस पे बम्बार्डिंग की गई, किस फोटॉन्स की बम्बार्डिंग की गई, किस पे एक्सरे की बम्बार्डिंग की गई फोटॉन्स की। तो यहाँ पे जो आयरन का एटम था, पेन की टिप पे जो आयरन का एटम था, यहाँ से थोड़े से बगल में रखा गया था, ये थोड़ा सा डीएस्केलेट हुआ, थोड़ा सा हटा, बट वही टर्बियम का जो एलिमेंट था वो यहाँ से थोड़ा सा भी नहीं हटा, राइट। तो बेसिकली अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये फिनोमिना इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है, फिनोमिना इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट सिर्फ ये है कि एक्सरे का जो सिंगल एटम का जो एक्सरे था वो कौन सी यूनिवर्सिटी ने किया है, राइट। तो वो है एरिजोना नेशनल लेबोरेटरी, राइट, लेबोरेटरी, ये कहाँ है, इलिनॉइस, ये यहाँ पे है, ठीक है। और इस प्रोसेस को क्या बोला गया, SXSTM, सिंक्रोटाइन एक्सरे स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोपी, इसका ये नाम था। खैर ये उतना मुझे भी समझ में नहीं आया था, सो सॉरी फॉर दैट, बट हाँ जो इंपॉर्टेंट है वो बताने की मैंने बहुत कोशिश की। ये लेबोरेटरी याद रखने की जरूरत है कि एरिजोना नेशनल लेबोरेटरी, ठीक है। बहरहाल थैंक्स फॉर वॉचिंग, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल, तब तक के लिए रखिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, लाइक और शेयर करिए, क्योंकि आज मैंने पावर पॉइंट बनाने में, PPT बनाने में काफ़ी मेहनत की है और इनफैक्ट मेरा इसमें 3-4 घंटे लग गए हैं। खैर मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।